एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपकी किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पे, ड्रग माफियाओं पे लगाए जाते हैं, वैसे वैसे खतरनाक केस लगा के एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा होता है, वो भूखे मरने लगते हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी। इनको तानाशाही नहीं है तो क्या है? बात सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेताओं की नहीं है, बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों को उठा उठा के जेल में डाले दे रहे हैं, और एक किसी कंपनी का चेयरमैन जेल में चला जाता है, किसी का मालिक जेल में चला जाता है, हजारों हजार लड़के लड़कियां जो वहां नौकरी कर रहे होते हैं, उनके घर में टेंशन हो जाती है, क्या करेंगे, कल को कहां से खाएंगे। आपको समझ में नहीं आता, ये नौकरियां खा रहे हो आप लोग अपने चंदे के धंधे पर। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? कोई गलत करे तो सजा दो, लेकिन चंदे के धंधे में ईडी का नोटिस भिजवाओ, अपनी एजेंसियों के कानूनी कागज भिजवाओ और उसके बाद उसको अंदर कर दो। ये धंधा तो तानाशाही ही कहा जाएगा भाई। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये तो तानाशाही है। मुझे बताओ कि 10 साल, अभी थोड़े दिन पहले बहन आतिशी लड़ रही थी उसके लिए, 10,000 शिक्षकों को इन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों के एक रात में, रात को 2 बजे ऑर्डर पास कराया, ट्रांसफर कर दिया एक रात में। अब किसी का बच्चा आज पढ़ता है स्कूल में 11वीं क्लास में, वो तैयारी करा रहे हैं गुरुजी टीचर पूरी मेहनत से कि यार इसमें तो आईआईटी में जाने का पोटेंशियल है। कल को टीचर का ऑर्डर मिल रहा है, नहीं नहीं हमने तो 10,000 टीचर्स को इधर से उधर कर दिया है क्योंकि हमें तो ट्रांसफर पोस्टिंग का शौक था, अब तुम भाड़ में जाओ। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? बात 10,000 टीचर्स की नहीं है, उन लाखों बच्चों की है जिनको वो टीचर्स पढ़ा रहे थे। तुम अपनी अफसरी में, तुम अपनी तानाशाही में 10,000 टीचर्स को एक रात में इधर से उधर उठा के फेंक देते हो। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? यही तानाशाही है जिसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। आज दिल्ली में जब सरकार में था उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड का नगर निगम चुनाव से पहले पैसा रोक दिया गया था और आज तक दिल्ली जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों से इधर उधर से फाइलों पे कुछ कुछ काला पीला करवा के रुकवा रखा है पैसा। इंजीनियर्स परेशान है इलाके के, नाले साफ नहीं हो रहे, सीवर साफ नहीं हो रहे, और वो कह रहे हैं हम तो पैसा नहीं देंगे। 1.5 साल से जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया, जबकि पैसा बजट में पास किया विधानसभा ने। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है बताइए? तानाशाही सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की नहीं है। तानाशाही आपके घर के सामने जो सीवर बह रहा है, उसमें जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है, वो भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है। जो नाली नहीं खुल पा रही है, उसको 1.5 साल से पैसा नहीं मिला ठेकेदार को, वो इंजीनियर रो रहा है बेचारा कि मैं कहां से पेमेंट करूं ठेकेदार को। यह भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है। आपकी गलियों की नालियां सड़ी हुई हैं इस तानाशाही की वजह से। मैं ही जेल में नहीं हूं, केजरीवाल जी जेल में नहीं है, आप भी नरक में रहने को मजबूर हैं इसी तानाशाही की वजह से, क्योंकि आपके घर के सामने का सीवर फ्लो हो रहा है, 1.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ जल बोर्ड का। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आज पूरे देश में मैंने कहा विचलित करती थी मुझको इस खबरें। हर रोज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी डांट लगा रहा है, उसके बावजूद जनता अपनी सरकार चुनती है, कहीं के राज्यपाल को, कहीं के उपराज्यपाल को कह के जनता की चुनी हुई सरकार के कानून कैंसिल करवा देते हैं। कई महीने तक कानून, कई साल तक कानून पड़े रहते हैं, उनकी पॉलिसी नहीं पास होने देते। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? नुकसान किसको हो रहा है? नेताओं को तो खाली जेल ही हो रही होगी, असली नुकसान तो जनता का हो रहा है, जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके लिए कोई कानून बनाया गया था। यह तानाशाही है, इस तानाशाही के लिए लड़ना पड़ेगा दोस्तों। और आखिरी बात जो मैं अभी, क्योंकि विचलित करनी है कई सारी चीजें, मैं अभी 2-3 दिन पहले टीवी देख रहा था, और उससे पहले भी देख रहा था टीवी में। 1 साल से टीवी देखा न्यूज़ पे, और क्या सहारा था, आपकी खबरें, आपकी शक्लें देखने को मिल जाती थी। मैंने देखा कि देश के गांव से एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी निकल के खेलों में देश का परचम लहराती है सारी दुनिया में, और जब वो खड़े होकर कहती है कि आपकी पार्टी के एक अफसर ने, आपके लगाए हुए एक फलाने नेता ने हमें छेड़ा है, तो आप उसको गिरफ्तार तक नहीं करते, और हमारी उस बेटी के ऊपर तरह तरह के सोशल मीडिया ट्रोलिंग और ये सब कराते हो। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? मुझे बताइए। और तुम्हारे उस, ये बेशर्मी तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। इस देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही, खिलाड़ियां, हम और आप सब अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने का सपना देखते हैं,
बेटियों को कहते हैं जा बेटी उछाल लगा, लगा छलांग और छा जा फलक पे, और उसको कोई बैठ के वहां पे इनका चमचा बैठ के उसको छेड़े तो हमें सहन होगा, लेकिन ये तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं करते हो तुम। यही तानाशाही है दोस्तों, और उस तानाशाही का चरम स्वरूप हमने देखा कि अब उस बेटी के साथ क्या किया गया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा उस बारे में, लेकिन सबको पता है किसने किया और क्या किया। आज अगर उसके आंसू बहे हैं तो कुछ तो खेल किया गया है, कुछ तो खेल किया गया है। दोस्तों 17 महीने में जब मैं अंदर था तो अंदर रह के मैंने खूब चिंतन मनन किया। टाइम ही टाइम था, यहाँ तो आप लोग टाइम देते नहीं हो, वापस आ गया हूँ फिर टाइम नहीं दोगे। खूब चिंतन मनन किया, अपने ऊपर भी किया, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, सरकारों के ऊपर खूब अध्ययन किया। मेरे ख्याल से मैंने कम से कम हर 3-4 दिन में एक किताब खत्म कर देता था मैं। और कई लोगों ने भेजी, बाई पोस्ट किताबें भेजी आप में से कई लोगों ने, भाई साहब ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। तो यहाँ वहाँ भी नहीं छोड़ते थे, बोले काम पे लगाए रखेंगे। तो करीब करीब मैं समझता हूँ 300 की किताबें मैंने पढ़ी वहाँ पे। हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म हो जाती थी। पर सबसे पहले आपको ध्यान होगा मैं गीता लेके गया था, और गीता लेके गया था तो मेरे दिमाग में ना प्रश्न थे कि यार भगवान, मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, मेरे को जेल क्यों भेज दिया? मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की क्या गलती थी कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए दिन रात सुबह से शाम एक करके स्कूल बनवा रहा था, उनके लिए अच्छे IIT में चले जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं। क्या मैंने भगवान से पूछा अंदर आंख बंद करके कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यों? तो भगवान ने कहा गीता पढ़, पता चल जाएगा। अंदर से आवाज आई और मैंने गीता पढ़ी और मुझे जवाब मिल गया। मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसा नहीं है कि यहां कोई उसकी बात कर रहा हूं। जब आदमी अंदर जेल में होता है, अकेला बैठता है, तालों में वो शीशों के पीछे बैठता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत झांकता है। बहुत सवाल उठते थे मन में, और बस भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर से आवाज आती थी, इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले। खूब गीता पढ़ी, और बाद में तो मैंने कम से कम 10 महान लोगों की व्याख्या कम से कम 10 पढ़ ली होंगी, अलग अलग लोगों की, विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, श्री श्री जी की, आचार्य प्रशांत जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता मैंने पढ़ डाली, देवदत्त पटनायक की। सब में से पढ़ पढ़ के मुझे बड़े सारे आंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालों के आंसर मिलते चले गए। खूब गीता पढ़ी मैंने। उसके अलावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी कहाँ एजुकेशन पे क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं। कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया, हाँ, पर हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, मेरा यकीन वहां पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। 17 महीने में, उससे पहले कि अपने काम, आप सबके काम और इस अध्ययन चिंतन मनन के बाद लेके लौटा हूं, और कुछ दुनिया के बारे में सोच समझ के लौटा हूं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल, और जहां प्राइवेट है उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल में रखो। इसके अलावा विकसित राष्ट्र बनाने का कोई राजमार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं शिक्षा की बात किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर लेता हूं, तो जुमलेबाजी होगा, वो केवल जुमले फेंक रहा होगा, विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर कोई आदमी कहता है कि इस देश के हर आदमी के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराए बिना, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए बिना हम विकसित राष्ट्र खड़ा कर लेंगे, तो महाजुमलेबाज होगा, नेता तो नहीं हो सकता, वो कोई विजनरी लीडर तो नहीं हो सकता। अपनी तानाशाही, जुमलेबाजी की आड़ में तानाशाही का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं बन सकता। बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। दुनिया का कोई राष्ट्र विकसित नहीं बना बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य और बिना रोजगार पे काम किए हुए।
विकसित राष्ट्र की बात हो रही। अब इनको दर्द क्या है? आम आदमी पार्टी ये कर दे रही है। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि यार ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो अपने आप 2047 का भारत विकसित हो जाएगा। आज ये जो माँ बाप हैं, जो कल आने वाले समय के माँ बाप हैं, ये अगर इनको सबको अच्छे अस्पताल मिल गए, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल मिल गए तो अपने आप भारत विकसित हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी कर दे रही है। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, इस भरोसे पे गुजरात में, गोवा में, सब जगह वोटें पड़ने लगी, तब इनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए सबको जेल में डालने पर आ गए। फिर से सलाम करता हूं कि इनकी तमाम ताकत के बावजूद, इनकी तमाम साजिशों के बावजूद, बुरे वक्त में चट्टान की तरह से इकट्ठे होकर खड़े रहे आप सब लोग, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। ये पार्टी की ये लीडरशिप, बीच बीच में लीडरशिप यहाँ खड़ी है, बैठी है, कई सारे एमएलए साथी, कई सारे सीनियर लीडर्स यहाँ सब खड़े हैं। ये सब एक मुट्ठी की तरह से जिस तरह से खड़े रहे वो मिसाल है। आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी का आगे जाके राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा देश का, तब लोग कहेंगे कि सबसे बुरे दौर में पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप अपना खून पसीना एक करके सड़कों पे लड़ रही थी, एकजुट होकर लड़ रही थी। ये केजरीवाल जी का कुनबा एकजुट होकर लड़ रहा था, केजरीवाल जी का कुनबा बिखरा नहीं, केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहा। इसी से इनको डर लगता है। और फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के बाद वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोक के लगा देंगे, तो वो गलती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं इस बात की। दिल्ली के हर गरीब आदमी को, और ये इलेक्शन का ऐलान कर रहा हूं, दिल्ली के हर गरीब आदमी को बेहतरीन शिक्षा देके उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। तुम जेल की क्या बात करते हो यार? तुम जेल से डराते हो, हम जान देने के लिए तैयार हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो हमारी ये कई जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो कम है यार। आप हमें जेल से डराते हो? नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे आपकी जेलों से। केंद्र कितना भी षड्यंत्र कर ले, 2 करोड़ जनता दिल्ली की, उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए फिर से हम उतरेंगे। एक एक घर पे जाएंगे, एक एक घर को बताएंगे कि केजरीवाल जी इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई जुल्म किया है, वो इसलिए जेल में हैं कि आपके बच्चों को एजुकेशन देने का सच्चा काम उन्होंने करके दिखा दिया। वो इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके मोहल्ले में जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है वो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने बना दिया और आप आराम से वहां जाके अपना छोटे मोटी चीजों का इलाज करा लेते हो। बड़े बड़े सरकारी अस्पताल शानदार होते चले गए, इसलिए केजरीवाल जी जेल में है।